हेलो साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यानी कि इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट कीजिए। 3 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर के मिलेंगे और 3 प्रैक्टिस सेट आपको सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के मिलने वाले हैं। और ये मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर आप किसी किताब से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे, उसके थ्रू अपनी तैयारी करेंगे, तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या फिर जिनके आपके आगे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सभी एमसीक्यू को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं विथ डिटेल। पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं पटवारी वाली वीडियो पर। तो फिर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इतना तो हम मतलब हमारा हक बनता है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या फिर कोई कंपनी आपकी चल रही है, उसमें जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, अगर आपने कंपनी में कोई अपडेट किया है तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो अपडेट के अनुकूल वो लोग ढल जाएं, यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं, जो कौशल क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके। ऐसा इसमें से क्या कार्य करना पड़ेगा। उनका स्थानांतरण करना पड़ेगा, यानी उनका ट्रांसफर करना पड़ेगा। उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनका प्रवेशन करना पड़ेगा, यानी कि उनको भर्ती करना पड़ेगा, या फिर उनका विकास करना पड़ेगा। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, आइए देख लेते हैं, फिर डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। यानी कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे, नई नई चीजें उनको बताएंगे। अगर आप कोई नया अपडेट अपनी कंपनी में कर रहे हैं तो उनको बताएंगे। देखिए, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, पहले आपको बता दें कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर नई कौशल और क्षमताओं का विकास करना है तो उसे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं रेलवे का। रेलवे में पहले क्या होता था, अगर आप कहीं पर जाते थे तो आपको एक छोटा सा ऐसा टिकट मिलता था, है ना, एक मतलब ब्राउन कलर का ऐसा टिकट मिलता था। ठीक है ना, उस पर ऐसा ठप्पा सा लगा देते थे कंपनी का, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना और आपको टिकट दे दिया जाता था। तो पहले के जो बाबू लोग थे, जो पहले के जो टिकट काटने वाले थे, अब क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब रेलवे ने अपने आप को अपडेट किया और कंप्यूटर सिस्टम आ गया। अब अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पर टिकट कटा हुआ मिलेगा, है ना, वहाँ पर टाइपिंग वाइपिंग करना पड़ता है। तो जो पुराने के जो बाबू लोग थे, अब आप अगर देखेंगे तो पुराने वाले बाबू लोग हट गए हैं। वो पुराने जो टिकट काटते थे वो लोग हट गए हैं, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो उस अनुसार ढल नहीं पाए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई कंप्यूटर पर टिकट काटने की, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं और पहुंचा दिया गया। और आपको अब हर जगह आपको नए नए टिकट काटने वाले दिखाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि अपडेट कर दिया गया और कंप्यूटर पर काम करना पड़ रहा है, इसलिए नए नए टिकट वालों को लाया जा रहा है, टिकट काटने वालों को। तो क्या किया जा रहा है, वो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं या फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको ढालने के लिए, उनकी कौशल क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसकी भाषा में फंस गए तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। और अगर आप भाषा को आपने आसानी से समझ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन मैनेजमेंट में गलत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो प्रश्न केस कितना भी घुमा करके आए, नई नई भाषा, नए नए शब्द लेकर के आए, हम उसको अपनी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए, तो रॉबर्ट कोल्ज के अनुसार प्रबंधकों के लिए 3 आवश्यक कौशल कौन से हैं। यानी कि जो मैनेजर होता है किसी कंपनी का, उसमें कौन कौन से 3 गुण होने चाहिए, और ये रॉबर्ट कोल्ज के अनुसार है। देखिए, एक ना एक परिभाषा भी आपको देखने को मिलेगी। 2-3 राइटर हैं, उनका नाम हम आपको बता देंगे, उन्होंने क्या क्या बताया है वो भी हम आपको बता देंगे। बस आपको सक्सेस जंक्शन के ऊपर बने रहना है, लगातार अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। ठीक है ना, तो ये रॉबर्ट कोल्ज नामक के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रबंधकों के 3 गुण बताए थे। बताइए इनमें से कौन कौन से गुण उन्होंने बताए थे। देखिए, आयोजन, वैचारिक और अनुसंधान, अनुसंधान मानव और वैचारिक, तकनीकी मानव अनुसंधान और वैचारिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, सारे के सारे शब्द आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे। चलिए सिंपल वे में आपको बताते हैं। वो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहला इसका आंसर, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि तकनीकी मानव अनुसंधान और वैचारिकी। अब ये सर होता क्या है, तो देखिए, यह कंपनी के मैनेजर के अंदर तकनीकी, मानव अनुसंधान और वैचारिक तीनों गुण होने चाहिए। अब कोई भी मान लीजिए मैनेजर है, अगर उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, तकनीकी का मतलब टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, और आपकी कंपनी में का जो मैनेजर है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं, उसको मोबाइल चलाना आता ही नहीं, उसको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है, तो किस बात का मैनेजर है, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मानव अनुसंधान का मतलब है नई नई चीज़ें उसके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, नया मतलब कि प्रयोग करना उसको आना चाहिए। तो ये मानव अनुसंधान, अनुसंधान जानते हैं, प्रैक्टिकल, अनुसंधान माने प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल करना उसको आना चाहिए, नई नई चीज़ें
इंप्लीमेंट करना उसको आना चाहिए। और वैचारिक, वैचारिक का मतलब है सोचने की क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए, दूर तक उसको सोचना आना चाहिए, तभी वो एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर कहलाएगा जो आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। तो रॉबर्ट कोल्जे ने यही बताया था, तकनीकी, मानव अनुसंधान और वैचारिक, ये 3 गुण किसी भी प्रबंधक के अंदर होने चाहिए। प्रबंधक का मतलब है यहाँ पर मैनेजर, ठीक है। और तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये आपके एग्जाम में जरा भी कहीं पर भी दिखाई देंगे तो पूरा आपका एक तरह से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी कि प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। और अगर आप यही समझ जाए कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है तो आप आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधक के साथ, मध्य स्तर में, निम्न स्तर में, या फिर दल के नेता के साथ में। अब इस प्रश्न को सही करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि शॉप फ्लोर कार्यकर्ता होते कौन है, ठीक है ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो किसके साथ जुड़े रहते हैं। चलिए आंसर देख लें फिर आपको बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि निम्न स्तर पर शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। अब ये शॉप फ्लोर कार्यकर्ता होते क्या है देखिए, तो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता सबसे निम्न स्तर पर जुड़े रहते हैं जो सीधे जनता के साथ में जुड़ते हैं। अब देखिए आप अगर गांव में रह रहे हैं या फिर आप शहर में भी रह रहे हैं तो आपके आसपास में एक ना एक दुकान जरूर होगी, ठीक है ना। उस दुकान पर जो मतलब दुकान पर बेचने वाले होते हैं, सामान बेचने वाले जो दुकानदार वगैरह होते हैं, वो होते हैं शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जो सीधे जनता के साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो किस किस स्तर पर होते हैं? वो सबसे निम्न स्तर पर होते हैं, क्योंकि निम्न स्तर पर वही रहेगा, शुरुआत ही इनसे होती है। किसी भी जो मैनेजमेंट होता है, किसी भी जो कंपनी होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल निम्न स्तर पर होती है। और वो निम्न स्तर कहाँ से शुरू होगा? जो जनता के साथ में सीधे कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पार्ले की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी कंपनी है पार्ले की, तो उसका निम्न स्तर क्या होगा? उसका निम्न स्तर वही दुकानदार होंगे जो जनता तक पार्ले जी को पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो वही जो दुकानदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्या ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, हम इसको कंटिन्यू रखें या फिर बंद कर दें। साथ ही साथ में जो आबकारी आरक्षक की प्रैक्टिस सेट है वो भी शुरू कर दी गई है, 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपका पर्याप्त साथ रहा, आपने अपने दोस्तों को शेयर किया, तो हम उस सीरीज को भी कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक व्यवसाय के द्वारा लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है? देखिए इसमें भी थोड़ा सा मतलब प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है क्या बोल क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं क्या बोल रहा है। स्थिति विवरण कहलाता है, लाभ हानि विवरण कहलाता है, परिचालन विवरण कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी कहलाता है। चलिए आंसर देख लें फिर आपको बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि लाभ हानि विवरण कहलाता है, ठीक है। देखिए तो एक व्यवसाय द्वारा लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए कथन को लाभ हानि का विवरण कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय खोला, ठीक है, और 1 महीने की अगर हम बात करें, शुरुआत में तो देखिए कोई भी आप व्यवसाय शुरू करेंगे, शुरुआत में आपको फायदा नहीं होगा, सीधे तो मान के ही चलना है। पहले महीने में आपको थोड़ा बहुत घाटा होगा, ठीक है। तो उसी को पूछ रहे हैं कि आपने 100 रुपये लगाए और आपको 80 रुपये यहाँ पर मिले हैं, तो 20 रुपये का जो घाटा हुआ है इसको कहीं ना कहीं तो आपने लिखा होगा, किसी ना किसी कॉपी में तो लिखा होगा कि भाई आज हमने इतने लगाए, आज इतने लगाए, आज इतने लगाए, और लास्ट में आपने उसको जो कैलकुलेट किया होगा तो भाई इतने रुपए का घाटा या इतने रुपए की हमको हानि या फिर इतने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? लाभ हानि का विवरण कहते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किए गए कथन को, कथन का मतलब है कोई किताब आप तैयार कर रहे हैं या फिर किसी से कुछ कह रहे हैं, मोबाइल में सेव करके रख रहे हैं, तो इस कथन को क्या कहते हैं? तो इस कथन को लाभ हानि का विवरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रायल बैलेंस या फिर कच्चा मिलान क्या कहलाता है? विवरण कहलाता है, लेखा कहलाता है, सारांश कहलाता है, या फिर बही खाता कहलाता है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम विवरण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ट्रायल बैलेंस या कच्चे मिलान को विवरण अर्थात स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर से कोई सामान लेने के लिए निकले, तो आपने मम्मी से पूछा मम्मी क्या क्या सामान लेकर के आना, मम्मी ने बताया ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये भी लाना है, तेल लाना है, सरसों का तेल लाना है, ठीक है ना, साबुन लाना है, सब कुछ आपने क्या किया? एक स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है ना, और एक रफ कॉपी में आपने बना लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? कच्चा मिलान कहते हैं, यानी कि आपने एक रफ कॉपी में बना लिया। अब जब आप सामान लेने जाएंगे तो उसको क्या, वही रफ कॉपी आप पकड़ा देंगे, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका विवरण कहलाता है कि ये भाई साहब ये है विवरण मेरे सामान का, ये सामान निकाल करके आप दे दीजिए। अब जब इसी विवरण को आप मतलब कि कंप्यूटर में चढ़ा देंगे या फिर बही खाता में लिख लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेखा, जिसे हम अकाउंट कहते हैं ना, अकाउंट कहते हैं। तो कोई भी सामान जो आपने रफ कॉपी में लिखा तो वो आपका विवरण कहलाया, ठीक है, स्टेटमेंट कहलाया। उसी को आपने सेव करके कहीं बिल्कुल पक्का बना करके रख दिया कि लास्ट में हम इसको जोड़ करके बताएंगे कि हमारे मंथली खर्चा कितना है, तो वो आपका अकाउंटेंट कहलाता है, मतलब वो आपका अकाउंट कहलाता है। और इसी को चेक करने वाला जो होता है उसे हम अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
चेक एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पर चेक की बात की जा रही है। चेक आप सबने देखा होगा, ठीक है ना, पैसे निकाले भी जाते हैं चेक से और पैसे जमा भी किए जाते हैं। देखिए, वचन पत्र कहलाता है, मांग ड्राफ्ट कहलाता है, विनिमय पत्र या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, या फिर बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। चलिए आंसर देखिए, प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि विनिमय पत्र कहलाता है। देखिए, विनिमय पत्र का मतलब क्या होता है, तो चेक का प्रयोग पैसों को जमा करने के लिए और पैसे निकालने दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। देखिए, वचन पत्र क्या होता है, तो वचन पत्र आप जानते हैं ट्रेजरी बिल निकालते हैं ना, कि मतलब इतने पैसे आप दे दीजिए तो आप मतलब कि आप सरकार जो है ट्रेजरी बिल वगैरह निकालती है, ठीक है ना। ऐसा एक मतलब कि उनके पास सर्टिफिकेट होता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए और ये बिल आप ले लीजिए हमसे, इसको जब भी आप लौटाएंगे तो आपको कुछ ब्याज लगा करके पैसा दे दिया जाएगा। तो वो क्या होता है, एक वचन पत्र होता है। सरकार आपको वचन दे रही है कि हम इतने पैसे आपको अदा करेंगे, ठीक है ना। आपका जो नोट है ना, नोट वो भी आपका एक तरह का वचन पत्र होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है भाई दिमाग घूम गया तो कुछ कठिन बना दिया आपके एग्जाम को, तो पूछा जा सकता है कि नोट क्या है। तो नोट एक तरह का वचन पत्र है। देखते हैं उस पर लिखा भी हुआ रहता है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, फिर नीचे उनका जो है साइन रहते हैं गवर्नर के, तो वो भी एक तरह का वचन पत्र होता है आपका जो नोट होता है, ठीक है। मांग ड्राफ्ट क्या होता है, तो आप एक ड्राफ्ट नहीं भरते हैं, सर इतने पैसे हमको दे दीजिए, ड्राफ्ट भर दिया हमने, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, मतलब जो आप बैंक के पास भरते हैं, फॉर्म भरते हैं पैसे निकालने के लिए, तो मांग ड्राफ्ट आपका होता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ड्राफ्ट आप भरते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते हैं, उसको ले जाकर के किसी कॉलेज में जमा करते हैं जहां पर बैंक ड्राफ्ट मांगा जाता है, ठीक है ना। ये तीनों हमने आपको बता दिए। अब सर ये विनिमय पत्र क्या होता है, तो विनिमय पत्र का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको किसी ने चेक दिया तो उसने क्या किया, आपको भुगतान किया, आप वो चेक ले जाकर के बैंक को देंगे, बैंक आपको भुगतान करेगा। तो चेक क्या है, एक तरह का विनिमय पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसने अपना पैसा आपको दिया और आपने अपना पैसा बैंक से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर विनिमय पत्र कहलाता है आपका चेक, ठीक है। वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे भाई दोस्तों तक जरूर शेयर करना, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। हम यहाँ पर आपको टारगेट दे रहे हैं, कम से कम 1000 व्यूज़ तो हमें इस पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तभी थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा भाई, हम मतलब नई नई वीडियो लेकर के आएंगे, नए नए प्रश्न ढूंढ करके ले आएंगे। अब ये समझ लीजिए हमने 4 से 5 एग्जाम को पूरा खंगाला है, तब आपके लिए मैनेजमेंट के प्रश्न लेकर के आए। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है हल्के फुल्के कहीं से उठा लो पढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इन प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। मोटरसाइकिल बाजार, चेहरे की क्रीम, दंतमंजन बाजार या फिर बिस्किट। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर पूरे प्रश्नों को आपको समझाएंगे। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि मोटरसाइकिल बाजार। देखिए, तो मोटरसाइकिल बाजार एक ऐसा उदाहरण है जहां पर उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों को खरीदता है। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, टिकाऊ उपभोक्ता यानी कि हम लोग, ठीक है। बस प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा कठिन बनाया है, बिल्कुल प्रश्न सरल है। टिकाऊ उपभोक्ता यानी कि जो हम लोग हैं। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए, ऐसा उदाहरण बताइए जहां से जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है, यानी जो चीज़ें लंबे समय तक चलें उनको खरीदता है। कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो आपको दिख रहा है चेहरे की क्रीम। चेहरे की क्रीम आज खरीदेंगे कल खराब हो जाएगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलेगी, फेयर एंड लवली, ठीक है ना। दंतमंजन आज खरीदा 10 दिन बाद खत्म। बिस्किट आज खरीदा शाम तक खा लिया। तो जो लंबे समय तक चलने वाला बाजार है वो कौन सा है, वो आपका मोटरसाइकिल बाजार है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, देखते ही प्रश्न को डर जाओ ना, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन जरा सा भाषा को आपने समझ लिया तो प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए, नगद चक्र कहते हैं, कंपनी के लिए संचालन चक्र कहते हैं, दोनों एक और दो कहते हैं, या फिर कोई नहीं। चलिए प्रश्न का आंसर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि नगद चक्र कहा जाता है। देखिए, तो कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी वसूली के बीच के समय अंतराल को नगद चक्र कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई कच्चा माल खरीदा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर बेच दिया किसको, दुकानदार के पास में, ठीक है। आपने कच्चा माल खरीदा, आपने दुकानदार को बेच दिया, दुकानदार ने किसी ग्राहक को बेच दिया, ठीक है ना। तो इस बीच के समय अंतराल क्या कहते हैं। अब आपने दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने आपको नगद पैसा दिया, ठीक है। दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, ग्राहक ने उसको नगद पैसा दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का नगद चक्र हो गया। उसके पास पैसा आया, उसने आपको दिया, उसके पास पैसा आया, उसने आपको दिया। ये क्या हो गया, एक तरह का नगद चक्र हो गया। तो कच्चे माल की खरीद से भुगतान और भुगतान के बाद बिक्री, यानी आपने कच्चा माल खरीदा, आपने यहाँ पर भुगतान किया दुकानदार को, दुकानदार ने उसकी बिक्री की, बिक्री से पैसा आया, उसने आपको दिया। तो एक तरह का क्या हो गया, नगद चक्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बस मैनेजमेंट को बस आपको भाषा समझना है, भाषा समझ गए सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट जो यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट करेगा। बाकी भाई मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर तो सब लोग ही कर लेंगे, मैनेजमेंट ही सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, एक मशीनरी की खरीदारी किसका उदाहरण है। अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हैं तो इनमें से किसका उदाहरण है। चालू व्यय का उदाहरण है, पूंजी व्यय का उदाहरण है, राजस्व व्यय का उदाहरण है, या फिर कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं।
प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि पूंजी व्यय का उदाहरण है। देखिए, तो एक मशीनरी की खरीदारी पूंजी व्यय कहलाता है, जो कि पूंजी व्यक्ति अपने पास खरीदारी के लिए रखता है। अब ये मशीनरी क्या होता है, अगर आप कोई मशीनरी खरीदेंगे, अगर आप कोई व्यवसाय अगर, अब ये नहीं कि सर हमने मान लीजिए एक तरह का जो है जो छोटी वाली सिलाई मशीन होती है वो खरीद लिया, या फिर कोई मतलब मान लीजिए पेन ही खरीद लिया, ये भी एक तरह की मशीन है। नहीं, यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट का मतलब है कि बड़े उद्योग जो खोले जाते हैं उसके मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो कोई बड़ी अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो वो उसके लिए जो आप पूंजी रखे रहेंगे वो क्या कहलाएगी, तो वो आपकी पूंजी व्यय कहलाएगी। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, और जो ज़्यादा पैसा होता है उसको हम पूंजी कहते हैं। अब ये चालू व्यय क्या होता है, चालू व्यय का मतलब है आपके जेब में जितने पैसे हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, ये आपका चालू व्यय होता है। अब चालू व्यय से आप कोई बड़ी मशीनरी तो खरीद नहीं पाएंगे, उसके लिए तो अधिक से अधिक पैसा चाहिए रहता है। तो जो पैसा आप इकट्ठा करके रखे रहते हैं उसको भी लोग क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। गांव में कहीं जाएंगे तो कहेंगे भाई साहब तुम्हारे पास कितनी पूंजी है, यानी कि कितना पैसा आपने इकट्ठा करके रखा है। तो उसी इकट्ठे किए हुए पैसे से आप मशीनरी खरीदेंगे तो उसको हम पूंजी व्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लेन देन के अभिलेख वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फिर से प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा प्रश्न में नए नए शब्द डाले हैं, कठिन से शब्द कि जो मतलब कि एग्जाम दे रहा है वो देखकर ही डर जाए। चलिए आपको इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। देखिए, वित्तीय लेखांकन कहलाता है, बही खाता लेखांकन कहलाता है, आय विवरण की जानकारी कहलाता है, या फिर वित्तीय विवरण कहलाता है। चलिए आंसर देखें, फिर पूरा प्रश्न आपको समझाएंगे। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि बही खाता लेखांकन कहलाता है। देखिए, बही खाता एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर रोजमर्रा के हिसाब अभिलेख वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण को लिखते हैं। अब ये अभिलेख वर्गीकरण क्या होता है, अभिलेख का मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि अभिलेख का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय है वो एक तरह का अभिलेखी न्यायालय, यानी कि पहले से भी जो भी चीज़ें लिख करके रखी गई हैं उसके पास में संभाल करके, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। अब यहाँ पर अभिलेख का मतलब बही खाता क्या होता है, बही खाता भी तो आपका एक तरह का अभिलेख होता है। बहुत पुराने अभिलेख, मान लीजिए कि आपने कोई दुकान वगैरह चला रहे हैं आप, ठीक है ना, और 2002 में किसी ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये का सामान खरीद कर गया था, ठीक है ना। अब वो भाई साहब आया नहीं 3-4 साल, अब 2007 में आकर के कह रहा भाई साहब वो मैंने आपसे कुछ पैसे लिए थे, मुझको याद नहीं है, आप निकाल करके दे दीजिए कितने पैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक बही खाता तैयार किए रहेंगे और उस पर डाला रहेगा 2002। अब वो 2002 वाला आप बही खाता निकालेंगे, उसके जितना पैसा होगा वो पैसा आप उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अभिलेख वर्गीकरण हो गया। अभिलेख का मतलब है पुरानी चीज़ों को बचा करके रखना, अभिलेख कहलाता है। संक्षिप्तीकरण मतलब कि छोटे से, मतलब कि थोड़ा सा सामान जो भी लिया होगा उसको एक कहीं पर एक छोटे से उसमें लिख दिए होंगे आप, भैया संक्षिप्त में इतने पैसे जो है शर्मा जी ने हमसे लिए हैं, इनके इतने पैसे उधार हैं, तो एक संक्षिप्त में आपने लिख दिया होगा, ठीक है ना। तो यही है, अभिलेख वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को बही खाता लेखांकन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, चीज़ें समझ में आ रही हो तो मेरे भाई लाइक करने में क्यों पीछे हो रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, अपने मन से भी चलता है भाई, पीपीटी का भी अपना ही स्वैग है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 2 दिन बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी एक क्लास बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर आपका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर शेयर करेंगे, कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में, 2 से 3 टेलीग्राम ग्रुप में, और कम से कम 10 दोस्तों के पास आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो ये पक्का है कि वो एक सीरियस एक्सपीरियंट है ना, एक सीरियस पढ़ने वाला है, तभी वो इस वीडियो को पूरा देख रहा है, जो भी यहाँ तक आया होगा, ठीक है ना। तो उसके साथ में ऐसे दोस्त भी होंगे जो कि सीरियस ही एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी सीरियस ही कर रहे होंगे। तो बस आपको उन्हीं सीरियस ग्रुप में, उन्हीं सीरियस फ्रेंडों के पास में आपको शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि उनकी भी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, 10,000 5,000 खर्च करके मैनेजमेंट की बुक ले आ रहा है, या फिर मैनेजमेंट को अलग से पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 कोर्स ले रखे हैं, भाई उनको बता दो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको हम प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहे हैं। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।